सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज दोस्तों फिर हम करंट अफेयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जैसे डेली लेकर आते हैं। तो समय बर्बाद न करते हुए देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस क्या हैं। और दोस्तों जैसे डेली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आते हैं, जो आपके डेली की न्यूज होती हैं उन सभी से रिलेटेड, तो वो भी लेकर आए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में बाल विवाह की तरह अब बहु विवाह भी क्राइम माना जाएगा। देखो दोस्तों, आपको पता है कि बाल विवाह हमारे देश में कानूनन अपराध है। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम जो बना था हमारा, वो आप लोगों को पता ही है कि वो बना हुआ है हमारा। और अभी किस राज्य में बाल विवाह के साथ साथ बहु विवाह भी बैन कर दिया गया। बहु विवाह क्या है दोस्तों, कि एक आदमी, एक मैन जो है, केवल एक ही शादी कर सकता है। एक ही शादी कर सकता है, मतलब अगर उसकी शादी हो गई है और उसकी वाइफ भी है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही पत्नी रखेगा। ठीक है, और ये किया गया है दोस्तों असमपुर में। असमपुर के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने ये बात बोली है कि बाल विवाह के साथ साथ बहु विवाह को भी बंद किया जाए। इसके विषय में हम और थोड़ा जान लेते हैं कि बहु विवाह एक से ज्यादा पत्नी नहीं रख सकेंगे, ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। सबसे पहले बाल विवाह का विरोध किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय साहब ने। ब्रह्म समाज की स्थापना जिन्होंने की थी, आपको पता होना चाहिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। और उन्हीं के विरोध के वजह से 1829 में अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपका सेट लिंक है यहाँ पे। राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन, ये आपको याद रखना है। राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन ने ब्रिटिश सरकार से मांग करके स्पेशल मैरिज एक्ट बनवाया था। कौन सा एक्ट बनवाया था, स्पेशल मैरिज एक्ट, कि शादी कब तक कर सकते हैं। तो जब ये कानून बना था तब शादी, लड़के की उम्र जो थी, बॉय की उम्र वो 18 वर्ष होनी चाहिए थी, और लड़की की उम्र, गर्ल्स की उम्र होनी चाहिए थी दोस्तों, वो 14 वर्ष तक। ये भी आपको याद रखना है, ये एक पीछे का क्वेश्चन पुट किया जा सकता है स्टैटिक तौर पे। फिर जब भारत आजाद हुआ, भारत आजाद होने के बाद में 1978 में, 1978 में संशोधन किया गया और लड़की की उम्र 18 वर्ष की गई दोस्तों, और लड़के की उम्र, बॉय की उम्र की गई 21 वर्ष। लेकिन अब फिर दोबारा संशोधन करके उम्र में चेंज किया गया। अब लड़का और लड़की दोनों की उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों, वो होनी चाहिए 21 वर्ष। तो ये हमें पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में जब अंग्रेजों के समय ये काम हुआ था, तब मतलब बाल विवाह पर निषेध लगाया गया था, तब लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष थी। 1978 में संशोधन करके 18 वर्ष 21 वर्ष की गई, और फिर अभी 21 वर्ष दोनों की होनी चाहिए। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बना था दोस्तों, ये बना था 2006 में, ये भी हमको पता होना चाहिए। अब अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री साहब की, तो हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ की राजधानी की बात करें दोस्तों असम की, तो राजधानी है दिसपुर। ठीक है, और मैंने आपको इसके बारे में बहुत कुछ बता रखा है असम के बारे में। अगर और भी सारी जानकारी लेनी है असम के बारे में, कि किस राज्य के बीच में इसका विवाद चल रहा था, विवाद खत्म हुआ, कितना पुराना विवाद था, और भी बहुत सारी बातें असम से रिलेटेड, वो आप पीछे की वीडियो को देखेंगे तो उसमें पता लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य में बनेगा आईफोन बनाने का प्लांट। आईफोन, आपको पता है कि टिम कॉक सीईओ जो है आईफोन के, वो सबसे पहले मुंबई आए थे, और उन्होंने सबसे पहला केंद्र कहां पर खोला है, मुंबई में। तो अब आईफोन बनाने के लिए बेंगलुरु में एक सेंटर बनेगा। ठीक है, और इसी के माध्यम से 1 लाख जॉब का भी लिखला है कि 1 लाख जॉब भी मिलेगी, 1 लाख रोजगार, 1 लाख जॉब भी इसमें मिलेगी। और किस कंपनी के द्वारा खरीदी गई है, फॉक्सकॉन ग्रुप ने 303 करोड़ में जमीन खरीदी है। किसके लिए, आईफोन को बनाने के लिए जमीन खरीदी गई है। क्योंकि भाई किसी भी चीज को, किसी भी चीज का मैन्युफैक्चर करने के लिए एक लैंड की जरूरत होती है, तो वो लैंड खरीदी है। ठीक है, पहला शोरूम की बात करें तो दोस्तों आईफोन का पहला शोरूम मुंबई में ओपन हुआ था, ये मैं आपको बता चुका हूं। और इस प्लांट से मैंने अभी बताया कि 1 लाख जॉब निकलने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखना, कि भारत के किस राज्य में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने जा रहा है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में बनने जा रहा है, तो ये बनने जा रहा है दोस्तों हरियाणा के अंबाला में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने जा रहा है। जगह किसकी है, एयरफोर्स की जगह थी जिसपे डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हरियाणा, और अगर हरियाणा की अगर हम लोग
थोड़ी सी बात करते हैं। तो आप लोगों को पता है मैंने काफी कुछ हरियाणा के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो इसमें अगर खर्चे की बात है तो 133 रुपए का खर्चा आएगा। और हरियाणा सरकार ने एक और काम किया है कि जो भी कर्मचारी, जैसे जो भी कर्मचारी कोरोना के टाइम पे जिनकी मृत्यु हो गई थी, सरकारी कर्मचारी, उनके घर वालों को आर्थिक मदद भी हरियाणा सरकार देगी। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री की बात करें, मनोहर लाल जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करें तो दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के राज्यपाल हैं। और राजधानी क्या है? चंडीगढ़। मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार हरियाणा के बारे में, बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ। तो अभी यहाँ बताना तो इतना पॉसिबल नहीं है। किसी दिन यहाँ पे ही इसी प्लेटफॉर्म पे मैं बता चुका हूँ, पीछे की वीडियो देखेंगे तो पता लग जाएगा कि कितने सारे काम हरियाणा में हो रहे हैं। लेकिन अभी इसी क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें बताना ठीक नहीं है, क्योंकि सारी चीजें मैं लेके आ चुका हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक पर क्या प्रभाव पड़ा है, भारत किस रैंक पर है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का जो 180 देशों की ये जांच की गई है, जिसमें भारत 161वें नंबर पे है। और अगर 2022 की बात करें दोस्तों, तो 2022 में ये इंडेक्स पे था 150वीं पे। मतलब कि ये कितना पिछड़ चुका है, ये देखो, है ना, कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150 से भी कम पे होना चाहिए था। मतलब कि इसकी दशा बिगड़ती जा रही है। और अब 180वें देशों में कौन से नंबर पर आ रहा है? 161वें में। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इनसे पूछा है कि ये किस तरीके से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा, है ना, कि ये इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई है, ये तो कम होना चाहिए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मतलब कि प्रेस की फ्रीडम है, और वो फ्रीडम गलत तरीके से यूज हो रही है कि भारत 180 देशों में 161वें नंबर पे है। समझ रहे हो? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मैंने मेंशन कर ही रखा है दोस्तों, जो भी अभी बताया था थोड़ी देर पहले। आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक स्टैटिक तौर पे भी आप लोगों को पता होना चाहिए और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि गैलेंट्री अवार्ड कब शुरू किए गए थे। गैलेंट्री अवार्ड इस क्वेश्चन का रिलेशन और क्वेश्चन से भी है, क्योंकि अभी जो है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये अभी कीर्ति चक्र देंगी, ठीक है, ये अभी कीर्ति और शौर्य चक्र देंगी। मैं अभी इसको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आप ये समझो कि कीर्ति और शौर्य चक्र, पहली बात तो ये है कि ये कब स्टार्ट हुए। कीर्ति और शौर्य चक्र स्टार्ट हुए 1952 में। आप इससे भी पहले चलते हैं, हम इससे भी पहले है 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में स्टार्ट किया गया क्या दोस्तों? परमवीर चक्र। क्या स्टार्ट किया गया? परमवीर चक्र। उसके बाद एक और अवार्ड स्टार्ट किया, महापरमवीर। कौन सा? महापरमवीर चक्र। फिर तीसरा, इसी टाइम पे ही तीसरा किया गया वीर चक्र। तो 3 स्टार्ट किए गए दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद में 1952 में सॉरी दोस्तों, 1952 में दोस्तों 3 और नए, क्या? अशोक चक्र, अशोक चक्र क्लास 1, ये क्लास में बटा, अशोक चक्र क्लास 2 और अशोक चक्र क्लास 3। इसका नाम बदल के, ये अशोक चक्र के नाम बदल के दोस्तों, जो क्लास 1 था इसको तो रखा अशोक चक्र ही, लेकिन क्लास 2 को क्या रखा? क्लास 2 को रखा इन्होंने कीर्ति चक्र, और क्लास 3 को दिया इन्होंने नाम शौर्य चक्र। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए कि इनके नाम कब बदले गए। नाम बदले गए 1967 में। तो पता होना चाहिए ये 3 अवार्ड अशोक चक्र थे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 1952 में चालू किए गए। 1967 में इनके नाम बदल के पहले क्लास 1 अशोक, क्लास 1 का नाम अशोक चक्र, क्लास 1 का नाम अशोक चक्री, क्लास 2 का नाम कीर्ति चक्र और क्लास 3 का नाम शौर्य चक्र। और सबसे पहले कौन से अवार्ड दिए गए थे? वो 26 जन 1950 में आपके परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। अगर कहें तो सबसे पहले परमवीर चक्र पाने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। अगर आपको याद होगा तो मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या क्या है इनके बारे में दोस्तों। आगे है, देखिए यहाँ पे भी मेंशन कर रखे हैं मैंने। सबसे पहले 3
परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। फिर उसके बाद 1952 में अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और 1967 में इनका नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्तों, अशोक चक्र क्लास 1 का नाम तो अशोक चक्र रखा गया, अशोक चक्र क्लास 2 का नाम कीर्ति चक्र, अशोक चक्र क्लास 3 का नाम रखा गया शौर्य चक्र। अच्छा, ये कब दिए जाते हैं? जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र है, ये आपके वॉर में जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तब आपके लिए दिए जाते हैं। और ये जो आपके अशोक चक्र से रिलेटेड है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, आप जब पीस जोन में हो, तो पीस जोन मतलब इंटरनली भारत इंडिया के अंदर किसी राज्य में कोई बात होती है तो उसमें शांति बनाए रखने के काम के लिए ये आपको दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ये आर्म फोर्सेस को दिया जाता है। और जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र है, ये मेनली डिफेंस के लिए, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, है ना। और देखते हैं दोस्तों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सभी मैंने आपको बता दिया है। इससे अलग भी और दोस्तों, और अगर फोर्स इनकी बात करें, ये सारे मैं आपको बता चुका हूं। तो एक होता है सेना मेडल, जो आर्मी में दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सेना मेडल आर्मी में दिया जाता है, नौसेना मेडल आपका नेवी में दिया जाता है और वायु सेना मेडल आपका एयरफोर्स में दिया जाता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो हमारे कुल मिलाकर 9 मेडल हो गए। पहला परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ठीक। फिर है हमारा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। फिर सेना में सेना मेडल, आर्मी में, नेवी में आपका नौसेना मेडल और एयरफोर्स में वायु सेना मेडल, ठीक है। तो टोटल मिला के 9 हो गए। तो ये आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कितने देशों के लिए नेशनल एंथम लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 2 देशों के लिए नेशनल एंथम लिखा है। 2 देश कौन से हैं? एक तो दोस्तों इंडिया है, आप लोगों को पता ही है, और दूसरा है बांग्लादेश। इसके लिए लिखा है दोस्तों, बांग्लादेश के लिए, ठीक। आपको पता होना चाहिए। भारत के अगर राष्ट्रगान की बात करें तो भारत का राष्ट्रगान क्या है दोस्तों? जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। आपको पता है 52 सेकंड में गाया जाता है ना। अगर हम बांग्लादेश की बात करें कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम क्या है, तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, अमर सोनार बांग्ला। ये आपके बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। और थोड़ा सा जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या क्या काम किए हैं। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं दोस्तों, तो हमें इनको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी 9 मई को इनकी जयंती भी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी की 9 मई को जयंती भी थी। तो कोलकाता में अमित शाह साहब गए और उन्होंने बोल दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 2 देशों का नेशनल सॉन्ग लिखा है। तो उनकी मुंह से गलती से एंथम की जगह सॉन्ग निकल गया और इसी वजह से कंट्रोवर्सी हो गई, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए और इसी वजह से इनका नाम इतना ज्यादा हाइप हो गया, ठीक। तो अमित शाह ने नेशनल एंथम को नेशनल सॉन्ग कह दिया, कंट्रोवर्सी होगी। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को किस किस नाम से जानते हैं? याद होना चाहिए। गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आ जाता है आपका। बंगाली पोइट थे। कौन से पोइट थे? बंगाली। और राष्ट्रगान सबसे पहले कौन सी भाषा में लिखा गया? वो बंगाली भाषा में ही लिखा गया। इंग्लिश में अनुवाद भी इन्होंने ही किया था, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। इन्होंने गीतांजलि को लिखा 1913 में। कब लिखा गीतांजलि को? 1913 में। और ये नॉन यूरोपियन थे, मतलब कि पहले यूरोपियनों को ही अवार्ड मिलता था नोबेल प्राइज, लेकिन ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गीतांजलि के लिए ने नोबेल प्राइज दिया गया, नॉन यूरोपियन थे। और अगर बात करें तो इन्होंने क्या क्या लिखा है? घारे बायरे, गोरा, मोनासी, बालका, सोनार तोरी। इनका एक सॉन्ग भी है जो बड़ा फेमस है, जिसका नाम है अकेला चलो रे, ठीक है। सॉन्ग के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा सॉन्ग है जो इनका काफी फेमस है, जिसका नाम है अकेला चलो रे। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है, पहले नॉन यूरोपियन है, ये पता होना चाहिए। किस किस नाम से जाना जाता है इनको? गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, विश्व कवि के नाम से जाना जाता है, और दोस्तों कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। और अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि, जो टाइटल दिया था महात्मा का, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही दिया था। और आगे पढ़ते हैं। 1921 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी को बनाया था इन्होंने 1921 में। ये स्टैटिक तौर पे है आप लोगों के लिए। 1915 में ब्रिटिश किंग थे, 1915 में ब्रिटिश किंग जॉर्ज प्रथम, जिन्होंने
इनको नाइट मेयर की उपाधि दी थी। ठीक है, किसकी? नाइटहुड की। नाइट मेयर कह रहा हूं दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए कि नाइटहुड किसे कहा जाता था, किसने इनको उपाधि दी थी। ब्रिटिश किंग जॉर्ज प्रथम थे जिन्होंने नाइटहुड का अवार्ड दिया गया था इन्हें, और 1919 में इन्होंने ये अवार्ड ठुकरा दिया था क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकता है कि किस उपाधि को, किस अवार्ड को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ठुकरा दिया गया था। ठीक है, तो नाइटहुड का था, जॉर्ज प्रथम ने दिया था 1915 में, और 1919 में इन्होंने जलियांवाला बाग कांड में इसको ठुकरा दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए यहाँ दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं और सम इंपोर्टेंट पॉइंट चालू होते हैं। आपको पता है इंपोर्टेंट होते हैं। अब भारतीय सेना में, अच्छा पहले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है कि अब भारतीय सेना में ब्रिगेडियर रैंक और उससे ऊपर के जितने भी रैंक होते हैं उन सभी के लिए जो ड्रेस कोड होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं है कि कोई किसी कलर की, जैसे किसी का खादी होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का लाइट ग्रीन होता है, ऐसा नहीं है। सबकी एक ही यूनिफॉर्म होगी, ब्रिगेडियर और उससे ऊपर रैंक के जितने भी अधिकारी होंगे, और ये 1 अगस्त से चालू हो जाएगी ये प्रक्रिया। ठीक है, अर्धसैनिक और पुलिस बलों के जवानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र देगी, और 8 कीर्ति चक्र में 5 मरणोपरांत, मतलब 5 लोगों के मरने के बाद मिल रहा है ये कीर्ति चक्र। तो ये पता होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू 5 कीर्ति चक्र देगी और 29 आपके शौर्य चक्र। अभी मैंने चक्रों के बारे में समझाया है कि कौन कौन से मेडल है ना। फिर आते हैं थर्ड पे, 50 रुपए किलो से कम भाव के सेब अब आयात नहीं किए जाएंगे। इनका रीजन ये है कि भारत में जब ये आयात किए जाते हैं तो भारत के लोग बाग इन्हीं पे ही डिपेंड हो जाते हैं, और जो भारत की जो फसल है, जो भारत के सेब वेब होते हैं जिनमें ज्यादा लागत लगती है, उससे उस तरीके से वो पैसे उनको, किसानों को नहीं मिल पाते। इसलिए हिमाचल जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि इस तरीके से हमारे जो सेब आते हैं उनकी डिमांड फिर कम होती है, पैसे कम होते हैं। तो अब जो है आयात में 50 रुपए से कम भाव के सेब नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए देखिए, भारत दुनिया की टॉप 5 कंपनियों में बिजनेस शुरू करने के लिए टॉप 5 में आ चुका है, और चीन की जो, अगर चीन से कंपेयर करें भारत का, तो भारत की जो लेडी हैं वो 2 गुना ज्यादा है एंटरप्रेन्योर बनती जा रही हैं चीन के मुकाबले। तो ये अच्छी बात है दोस्तों। पांचवें पॉइंट की बात करें। अब ये हाल ही में आए इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन भारत के विदेश मंत्री से मिले और पीएम मोदी से मुलाकात की। एली कोहेन जो आए थे विदेश मंत्री इजराइल के, उन्होंने एक बात कही है कि अरब, इजराइल और भारत के बीच एक रेलवे लाइन खींची जाए, रेलवे लाइन बनाई जाए, जिससे आयात और निर्यात में आसानी हो। डायरेक्ट अरब पहुंचा जाए और आपसे डायरेक्ट इजराइल पहुंचा जाए माल। ठीक है, तो इसलिए वो इस बात पे, इस मुद्दे पर बात करने के लिए आए थे। अभी वो आज चले गए हैं, पीएम नरेंद्र मोदी साहब से भी मिलकर। ठीक है, और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी उन्होंने मुलाकात की। यही बातें रही उनकी कि रेलवे लाइन शुरू करते हैं ताकि आयात और निर्यात में आसानी रहे, ज्यादा एक्साइज ना देना पड़े। बीएसएनएल 4G के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 लाख नए टावर लगवाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बीएसएनएल 4G के लिए 1 लाख नए टावर लगवाएगी, जिनसे बीएसएनएल की कनेक्टिविटी और उसका इंटरनेट काफी स्पीड में हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो बीएसएनएल यूज करने वाले यूजर्स के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट्सएप और ट्रू कॉलर, इन दोनों ने एक दूसरे से पैचअप करा है, हाथ मिलाया है, और अब आप जो अपने मोबाइल पे ट्रू कॉलर लगा के स्पैम कॉल का पता लगा लेते थे, ऐसे ही व्हाट्सएप पे भी आपके स्पैम कॉल का पता लग सकता है। अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। राजस्थान में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जितने भी बच्चे हैं उनको पूरे हफ्ते दूध मिला करेगा। ठीक है, अब ये क्यों है कि दूध मिला करेगा? क्योंकि यहाँ पे एक स्कीम है, बाल गोपाल योजना है, जिसके द्वारा दूध दिया जाता है इनको बच्चों को, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के, और अब पूरे हफ्ते मिलेगा। पहले ये सिर्फ 2 दिन मिला करता था हफ्तों में। ठीक है, आगे देखें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं इमरान खान, उनको पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ही अरेस्ट किया गया है, क्योंकि उन्होंने विरोधात्मक भाषण दिए हैं, जिस कारण से अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान में धारा 144 लगी हुई है, क्योंकि उन्हीं के समर्थकों ने हर जगह पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। अटैक का मतलब विरोध कर रहे हैं वो सारी चीजों का, जिस कारण से धारा 144 पाकिस्तान में सब जगह लग चुकी है।
और कहा जाए तो पाकिस्तान पे अभी इतना उधार हो चुका है कि वो अपने कर्मचारियों की सैलरी तक भी नहीं दे पा रहा। मैंने कल बताया था, अगर कल की वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट पहले ये देख लेते हैं कि हाँ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 11 लाख, मध्य प्रदेश की जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उनका कहना है कि किसानों की अभी हालत बड़ी बेकार चल रही है, जिस कारण उन्होंने 11 लाख किसानों के ब्याज को माफ कर दिया है। मतलब अब सिर्फ किसानों को जो बैंक से ऋण लिया था वो उसका सिर्फ मूल देना है, प्रिंसिपल देना है, इंटरेस्ट नहीं देना, वो गवर्नमेंट देगी। अगला देखते हैं, जातीय गणना 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 पर बिहार सरकार जल्द सुनवाई चाहती थी, परंतु 3 जुलाई से पहले अब सुनवाई नहीं होगी। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, ये सभी चाहते हैं कि जातीय गणना हो, जनगणना हो, जल्दी से जल्दी चाहते हैं, लेकिन वहां की हाईकोर्ट ने बोल दिया है कि ये सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, देखिए ये जो पॉइंट होते हैं इनमें नाम होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके रेल मंत्री का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ मिलकर, इसके दोस्तों सुंदर पिचाई के साथ मिलकर मेक इन इंडिया के ऊपर बात की है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि मेक इन इंडिया का मतलब कि ये भारत को, जैसे मैंने कल आपको बताया था मोदी जी ने एक नारा दिया है न्यू इंडिया, तो इसीलिए मेक इन इंडिया के माध्यम से इस नारे को साकार करना चाहते हैं, ताकि भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। इसमें अच्छे अच्छे, जैसे आप लोग देख रहे हैं कितना विकास हो रहा है हर राज्य में, है ना, तो ऐसे ही और ज्यादा विकास हो, और वो मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत विकास करे, और ज्यादा विकास करे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने मिले, उनसे बातचीत की। आरबीआई ने एक नई गाइडलाइन दी है, अगर अगले पॉइंट को देखें कि आरबीआई ने एक नई गाइडलाइन दी है, आप बैंकों में आप सिर्फ ज्वेलरी और जरूरी कागजात ही रख सकते हो, उससे अलग बैंक में कुछ नहीं रख सकते। जैसे पहले लोग बाग अपने पैसे भी बैंक में रख देते थे, लेकिन बैंक के लॉकर में, तो अब ऐसा नहीं है कि बैंक के लॉकर में आप पैसा नहीं रख सकते, सिर्फ लॉकर में ज्वेलरी और जरूरी कागजात ही रख सकते हैं। अमेरिका में एक बात कही गई है, जोई बिडन जो हैं वहां के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी फ्लाइट रद्द होती है या वो डिले होती है, तो उसका जितना भी नुकसान हुआ है किसी क्लाइंट का, तो वो पूरा नुकसान उनको मिलेगा। अरब, इजराइल और इंडिया के बीच एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी ताकि आयात और निर्यात में आसानी हो सके। मैंने बताया था आपको कि अभी इजराइल के एली साहब आए थे, विदेश मंत्री जो थे, किस बारे में बात करने आए थे, वो इसी बारे में बात करने आए थे, रेलवे लाइन के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश में, देखो सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए गए थे, और अभी तक 20 चीते लाए गए थे, जिसमें से 3 चीते मर चुके हैं। एक चीता कल ही मरा है, कल परसों, और 3 चीते मर चुके हैं। अभी टोटल उसमें कितने चीते हैं, 17 चीते। और ये कहां से लाए गए थे, ये लाए गए थे साउथ अफ्रीकन कंट्री से, ये अफ्रीकन कंट्री से, साउथ अफ्रीकन कह रहा हूँ, अफ्रीकन कंट्री से ये चीते लाए गए थे। और अभी मॉनसून से पहले कल भी मैंने बताया था कि 5 चीते और इसमें लाए जाएंगे। ठीक है, तो अफ्रीकन कंट्री कौन सी कंट्रियों से लाए गए थे, 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से, और 12 चीते लाए गए थे साउथ अफ्रीका से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि कितने चीते आए थे कूनो नेशनल पार्क में, कि 20 चीते आए थे, 3 चीते मर चुके हैं। अफ्रीकन कंट्री से लाए गए थे, नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से 12, नामीबिया से 8। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यही हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी खत्म होते हैं। और कभी आपको अगर मन करे कि भाई आपको द हिंदू में देखना है या आपको लोकल न्यूज में देखनी है क्या न्यूज है, जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट्सों को एक बार मेरे सुन लेना और उसके बाद देख लेना। आपको पता लगेगा कि ये सारे पॉइंट्स वहीं से ही हैं, सब कुछ वहीं से है, बस थोड़ा इजी वे में है ये, है ना। और मैं आपसे हर बार बोलता हूँ कि आप अगर देख नहीं सकते तो सुन ही लिया करो, काम बन जाएगा। लेकिन आपको नहीं, आपको, ठीक है चलिए कोई नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं जो मैं आपसे कल पूछ के गया था। भारत
के साथ किस देश ने ट्रेड रुपए में शुरू करने की पहल की है? तो मैंने आपको क्वेश्चन बता रखा है कि भारत के साथ श्रीलंका ने व्यापार रुपए में करने की शुरुआत की है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं वहां पे। समझा चुका हूं इस क्वेश्चन को, पीछे की वीडियो देख के आप पता लगा सकते हैं क्या सारी चीजें थी। सुप्रीम कोर्ट ने कब्जाधारियों के लिए एक नया नियम बना दिया है कि अगर किसी ने 12 वर्ष तक किसी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो वह जमीन उसकी हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, 12 वर्ष। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किस जाति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 19 साल से पेटिशन डाली हुई है रिजर्वेशन को लेकर? तो किस जाति ने डाल रखी है? ये है दोस्तों दलित जाति ने। बता रखा था कि कुछ जाति मुस्लिम बौद्ध में चली गई थी, कुछ सिख में चली गई थी, जिन कारण उन्हें एससी कैटेगरी में रखा गया, लेकिन जो जाति मुस्लिम में गई थी उनको एससी कैटेगरी में नहीं रखा गया, जिस कारण से उन्होंने 19 साल पहले पेटिशन डाली थी और अभी तक इस बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इसका आंसर रहेगा ए। अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि निम्न में से किस देश में जलवायु परिवर्तन पर पीट्सबर्ग डायलॉग आयोजित किया गया? तो पीट्सबर्ग कहाँ पे? मेलबर्न में ये हुआ था, और मेलबर्न है आपका जर्मनी में, और जर्मनी प्लस यूनियन अरब अमीरात इन दो के मिलके ये जलवायु परिवर्तन पर पीट्सबर्ग डायलॉग आयोजित किया जाता है। कौन सा डायलॉग? पीट्सबर्ग डायलॉग आयोजित किन दो देशों के बीच मिलकर किया जाता है? यूएई संयुक्त अरब अमीरात, यूनियन अरब अमीरात, और दूसरा है आपका जर्मनी। इसमें 40 देश के मिनिस्टर्स भाग लिए थे, जिसमें से यूएसए के मिनिस्टर ने भी बोला था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस 2027 तक कम कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ए। अगर और भी ज्यादा जानकारी लेनी है इन क्वेश्चंस के बारे में तो पीछे की वीडियो को देख सकते हैं, आप लोग पीछे की वीडियो को सुन सकते हैं, तो आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछने के लिए है कि भारत के जवान किस देश की सेना के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं? सारी चीजें बता रखी हैं, अब आप देखना कि किसको आता है किसको नहीं आता। दूसरा है सचित मेहरा हाल ही में किस देश की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नए प्रेसिडेंट बने हैं? बता रखा है, इसका आंसर भी आपको पता होगा अगर डेली वीडियो सुनी रहे हैं तो। जम्मू कश्मीर में कितने नए रोपवे का निर्माण होगा ये भी पता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों से जो पूछने के लिए है, एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कल ही बताया था। देख लेना दोस्तों, वीडियो देख लेना कल की वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य में लिथियम की खोज की गई है? कि लिथियम की खोज भारत के किस राज्य में, हाल ही में किस राज्य में की गई है? ठीक है, आनंद महिंद्रा साहब ने भी इसके लिए बोला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की 80% जो जरूरत थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जो भारत में सभी के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो उसके लिए 80% जो जरूरत थी वो इसी लिथियम से पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो पता होना चाहिए किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन यहाँ दोस्तों खत्म होते हैं। और दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे कि आप अगर क्वेश्चन को नहीं देख पाते, करंट अफेयर नहीं देख पाते, तो उनको सुन ही लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, सुनने से ही आपका काम बन जाएगा। और चलते हैं दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।